नमस्कार, मैं दीपक कुमार मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के अंदर हमारी जो +2 की पॉलिटिकल साइंस की बुक है समकालीन विश्व राजनीति, उसका लेसन नंबर 5 समकालीन दक्षिण एशिया, उसका ये लेक्चर नंबर 1 है। तो आज के लेक्चर के अंतर्गत हम जब दक्षिण एशिया की मुख्य तौर पर बात की जाती है तो इसके अंदर भारत और भारत के पड़ोसी देशों के मुख्य रूप से जो वर्णन है वो किया जाता है, जिसके अंतर्गत चाइना को इसके अंदर शामिल है वो नहीं किया जाता। बाकी जो पड़ोसी देश हैं, चाहे वो भारत हो, पाकिस्तान हो, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव, इन सभी को शामिल है वो किया जाता है। तो इसके अंतर्गत हम जो शीत युद्ध के बाद की स्थिति के अंतर्गत जो दक्षिण भारत की अलग अलग दक्षिण देशों के एशिया के देशों के साथ जो रिलेशन उनका कंपैरिजन है वो किया जाता है, और ख़ास करके जो भारतीय पड़ोसी देशों के साथ उनका वर्णन और उनका जो संबंध है भारत का पड़ोसी देशों के साथ, उनका मुख्यतः जो वर्णन है वो किया जाता है। तो चलिए आज की वीडियो के अंदर हम शुरू करते हैं, देखते हैं। आइए अब हम शीत युद्ध के दौर में विश्व के एक बड़े फलक पर हुए बदलाव पर नज़र हटाकर अपना ध्यान अपने क्षेत्र यानी दक्षिण एशिया की ओर मोड़ें। यानी कि जितने भी दक्षिण एशिया के जो क्षेत्र है वो लगभग 1950 या 50 के आसपास मुख्य रूप से ये आज़ाद हुए थे और उन्होंने अपना जो स्वायत्तता शक्ति है वो प्राप्त की थी। तो इससे समयकाल से पहले तक ये लगभग गुलामी या औपनिवेशिक शक्ति के रूप में इन्होंने जो समय वो व्यतीत है वो किया, यानी कि स्वतंत्र इनके रणनीति के आसपास अंतर्गत इनकी देखी है वो जा सकती है। 20वीं सदी के आखिरी सालों में जब भारत और पाकिस्तान ने खुद को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों की बिरादरी में बिठा लिया तो यह क्षेत्र अचानक पूरे विश्व की नज़र में महत्वपूर्ण हुआ था। तो लगभग 80 के दशक के अंदर भारत ने और उसके बाद पाकिस्तान ने ये जो परमाणु शक्ति संपन्न देश है ये खुद को डेवलपमेंट है किया था। करने के बाद ही लगभग भारत और पाकिस्तान को दक्षिण एशिया के अंतर्गत इनको एशिया में प्रभुत्व है वो दिया जाता है। स्पष्ट है कि विश्व का ध्यान इस इलाके में चल रहे कई कार्यों को संघर्षों पर गया। इसके अंतर्गत जो अन्य एक्टिविटी जितनी भी निर्धारित की जा रही थी उनका सभी का ध्यान भारत और पाकिस्तान के ऊपर विश्व के अन्य देशों का गया। इस क्षेत्र के देशों के बीच सीमा तथा नदी जल के बंटवारों को लेकर विवाद काफ़ी कायम है। जिस तरीके से हम बंटवारे को लेकर इनके बीच में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सतलुज और यमुना से ब्रह्मपुत्र नदियों का जो बंटवारा है, सतलुज का बंटवारा है, वो काफ़ी अधिक मात्रा में इनके दोनों देशों के बीच में देखा वो जा सकता है। इसके अतिरिक्त विद्रोह, जातीय संघर्ष और संसाधनों के बंटवारे को लेकर होने वाले झगड़े भी है। इन वजहों से दक्षिण एशिया का एक बड़ा संवेदनशील है और अनेक विशेषज्ञों का मानना है कि आज के विश्व में यह क्षेत्र बड़े लिहाज से खतरे की आशंका वाला क्षेत्र है वो रहा है। तो मुख्य रूप से अगर इनके जो संसाधनों के अतिरिक्त जो बंटवारे को लेकर इनके जो जातीय विद्रोह हो, चाहे इस जातीय संघर्ष और संसाधनों को लेकर इनके आपस में जो काफ़ी तनावपूर्ण जो रिलेशन है वो रही हैं। और वर्तमान में अगर देखा जाता है तो आतंकवाद की परिघटना को लेकर इनके बीच में और जो टेरिटरी जो हमारा बॉर्डर लाइन है खास करके पाकिस्तान और चीन से, खास करके हमारे जो दोनों रिलेशन है तलख रहते हैं। तो इन सभी के बीच में जो इनके बीच में हमारा जो खतरा है वो लगभग इनके आसपास मंडराता है वो रहता है। तो इस तरीके से आज के वर्तमान दौर के अंदर दोनों देशों के बीच में सुरक्षा की लिहाज से ये सारी जो आशंकाएं, जो चाहे वो आतंकवादी की हो, चाहे वो बॉर्डर के ऊपर इनकी टेरिटरी के बीच में संबंध रहा हो, तो इन दोनों के बीच में ये क्षेत्र आशंका की नज़र से दोनों के बीच में देखा जाता रहा है। साथ ही एक बात और है, इस इलाके में बहुत से लोग इस तथ्य की निशानदेही करते थे कि दक्षिण एशिया के देश अगर आपस में सहयोग करें तो यह क्षेत्र विकास के समृद्ध देश बन सकता है। तो इसी के अंतर्गत अगर देशों की अगर बात की जाती है तो मुख्य रूप से ये माना जाता है कि काफ़ी अधिकतर लोगों में यहाँ संसाधन काफ़ी अपार साधन पाए जाते हैं। तो अगर ये दक्षिण एशिया के देश के दो का अगर आपस में कोरिलेशन बनाएं, इस ढंग से ये डेवलपमेंट करें, जिस तरीके से ये अच्छे
अच्छे ढंग से अपने आप को डेवलपमेंट और समृद्ध है वो बना सकते हो। इस अध्याय में हम दक्षिण एशिया के देशों के बीच मौजूदा संघर्षों की प्रकृति और इन देशों के आपसी सहयोग को समझने की कोशिश है वो कर रहे हैं। किस तरीके से दक्षिण एशिया के देशों ने आपस में संघर्ष और प्रकृति और आपसी सहयोगपूर्ण रवैया वो अपनाया और आपसी इन्होंने जो तालमेल है वो बिठाया, उन सभी की रिलेशन समझने की कोशिश है इस चैप्टर के माध्यम से की जाएगी। दक्षिण एशिया के देशों की घरेलू रणनीति से इन झगड़ों तथा सहयोग का म्यास तय होता है तथा यह इस मूल में है कि इस वजह से अध्याय में पहले दक्षिण एशिया को परिचय दिया जाएगा और कुछ देशों की घरेलू रणनीति की चर्चा को की जाएगी। तो इस तरीके से हम इसकी जो बैकग्राउंड के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद इसके आपस में जो दक्षिण एशिया के देशों के साथ जो कुछ रिलेशन है, आपस में देशों का रिलेशन है, खास करके भारत के पड़ोसी देशों के साथ, उन सभी की रणनीति के बारे में चर्चा है वो इस चैप्टर के माध्यम से की जाएगी। तो क्या है दक्षिण एशिया? भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच कितना तनावपूर्ण होता है यह हम बखूबी जानते हैं। जब भी हमने देखा है कि क्रिकेट मैच देखने के लिए पाकिस्तान तथा भारतीय फैंस जब एक दूसरे के देशों में पहुंचते हैं तो उनका बड़ा आदर सत्कार होता है, गर्मजोशी से मेज़बानी की जाती है। यही याद दक्षिण अफ्रीकी एशियाई मामलों का भी होता है। यानी कि कभी भी हमने देखा है कि क्रिकेट मैच की जब बात की जाती है या भारत और पाकिस्तान में किसी भी खेल आयोजन का बात की जाती है, उसमें खास करके क्रिकेट की बात की जाती है, तो काफ़ी तनावपूर्ण उसमें जो स्थिति है वो रहती है। दोनों देशों के जो फैन जो दर्शक होते हैं, वो चाहे कबड्डी का मैच हो चाहे क्रिकेट का मैच हो, दोनों देशों के द्वारा जो रणनीति है वो अपनाई जाती है, उसके माध्यम के द्वारा जो तथ्यात्मक रणनीति है वो प्रेजेंट है वो की जाती है। इसके अलावा दोनों देशों की जो मेज़बानी करने के लिए दर्शकों का जो विवादन है वो गर्मजोशी से पेश किया जाता है और इन सभी के अलावा दक्षिण एशियाई देशों का वो जो रिलेशन है वो सभी का आपस में जो संबंध है वो देखा जा सकता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ सद्भाव और शत्रुता, आशा और निराशा तथा पारस्परिक शंका और साथ साथ बनते हैं। यानी कि इस रिलेशन की जब अब बात की जाती है तो दोनों देशों के बीच में सद्भावना, शत्रुता, आशा, निराशा सभी एकजुट में समान रूप से दोनों के बीच में विश्वास की भावना वो देखी है वो जा सकती है। शुरुआत में जब हम एक बुनियादी सवाल करें कि दक्षिण एशिया देश क्या है, अमूमन बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका को इंगित करने के लिए दक्षिण एशिया पद का व्यवहार किया जाता है। तो इस प्रक्रम को इंगित करने के लिए भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका इन सभी देशों को दक्षिण एशिया के देशों के अंतर्गत जो पड़ोसी देशों को शामिल है वो किया जाता है। उत्तर की विशाल पर्वत हिमालय पर्वत श्रृंखला, दक्षिण का हिंद महासागर, पश्चिम का अरब सागर और पूर्व में मौजूद बंगाल की खाड़ी में यह इलाका एक विशेष प्राकृतिक क्षेत्र के रूप में नजर है वो आता है। यानी कि भौगोलिक संरचना के रूप में अगर देखते हैं तो ये जोग्राफिकल स्ट्रक्चर के रूप में एक अलग ही इसका जो ढांचा है वो देखा जा सकता है। यह भौगोलिक विशेषता ही इस उपमहाद्वीप के क्षेत्र के भाषाई, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अनूठेपन के लिए जिम्मेवार है। इस क्षेत्र की चर्चा में जब तक अफगानिस्तान तथा म्यांमार को शामिल किया जाता है तो जोग्राफिकल स्ट्रक्चर के बारे में जब बात की जाती है तो भाषाई और सामाजिक और सांस्कृतिक आधार पर इस क्षेत्र के अंतर्गत अनूठापन है या एक अंतर संबंध है वो देखा जा सकता है, जिसके अंदर खास करके म्यांमार और अफगानिस्तान देशों को शामिल है वो कर लिया जाता है। चीन इस क्षेत्र का एक प्रमुख देश है, लेकिन चीन को दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जा सकता। इस अध्याय में हम दक्षिण एशिया पद का इस्तेमाल उपयुक्त 7 देशों के लिए करेंगे। तो मुख्य तौर पर इसमें चीन को शामिल न करते हुए जो अन्य बाकी देश हैं उन सभी को इस दक्षिण एशिया के अंतर्गत शामिल है वो किया जाता है। इस तरह परिभाषित दक्षिण एशिया हर अर्थ में विविधताओं से भरा पूरा इलाका है, फिर भी भौगोलिक राजनीतिक धरातल पर यह क्षेत्र है। यानी कि अगर जोग्राफिकल स्ट्रक्चर से रूप में अगर देखा जाए, चाहे विविधता का देश रहा हो, लेकिन यहाँ का जो स्ट्रक्चर है वो एक तरह ही से ही बनावट के रूप में इसको एक माना जा सकता है। दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों में एक जैसी राजनीतिक प्रणाली नहीं है। अनेक समस्याओं सीमाओं के बावजूद भारत और श्रीलंका में ब्रिटेन से आज़ाद होने के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था सफलतापूर्वक काम है। यानी कि अलग स्ट्रक्चर होने के बाद भी यहाँ का जो एक स्ट्रक्चर है, जोग्राफिकल स्ट्रक्चर के अलावा पॉलिटिकल जो सिस्टम है वो अलग तरीके से ही बना हुआ है, जिस तरीके से भारत और श्रीलंका के अंदर देखा जा सकता है। जाकर जहाँ पूरी तरह से जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो एक्टिव है वो देखा जा सकता है। भारत में लोकतंत्र के विकास के बारे में एक और किताब के विस्तार से पढ़ेंगे। इस किताब में आज़ादी के बाद के दिनों की भारतीय राजनीतिक चर्चा वो की गई है। तो भारतीय विकास के राजनीतिक बारे में जब बात की जाती है तो काफ़ी महत्वपूर्ण तरीक़ों से दर्शकों के लेखकों के बारे में इसका जो वर्णन है, विश्लेषण है, वो अलग अलग तरीक़ों से किया गया है।
भारत के लोकतंत्र की बहुत सारी सीमाओं की तरफ इंगित किया जा सकता है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि एक राष्ट्र के रूप में भारत हमेशा लोकतांत्रिक देश रहा है। यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम की अगर बात की जाती है तो हमेशा से ही भारत का जो लोकतांत्रिक देश का शासन है वो कायम रहा है। यही बात श्रीलंका पर लागू होती है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतांत्रिक और सैनिक दोनों तरह के नेताओं का शासन रहा है। भारत और श्रीलंका के अलावा जो बांग्लादेश और जो पाकिस्तान है वहाँ पर सैनिक, मुख्य तौर पर सैनिक शासन या लोकतंत्र के जो विपरीत जो शासन व्यवस्था है वो वहाँ पर रही है। शीत युद्ध के बाद के सालों में बांग्लादेश में लोकतंत्र कायम रहा था। पाकिस्तान में शीत युद्ध के बाद से सालों में लगातार 2 लोकतंत्र सरकार बनी। यानी कि अगर आज़ादी होने के बाद से अगर देखा जाता है तो भारत की तुलना में पाकिस्तान के अंदर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो सबसे कम कायम रही है। और मुख्य रूप से इसमें लोकतांत्रिक शीत युद्ध के समय तक 2 सरकारी लोकतांत्रिक व्यवस्था रही है। सबसे पहले इसमें जो सरकार आती है वो पहली सरकार बेनज़ीर भुट्टो और दूसरी नवाज शरीफ के रूप में कायम है वो हुई है। यानी कि 2 सरकारों को ही कायम किया माना जा सकता है मुख्य रूप से, जिसमें एक बेनज़ीर भुट्टो और दूसरी नवाज शरीफ। लेकिन इसके बाद 1999 में पाकिस्तान में सैनिक तख्ता पलट हुआ। 2008 में फिर से यहाँ लोकतांत्रिक शासन है। 2013 तक नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र था और इस बात का खतरा बराबर बना हुआ था कि राजा अपने हाथ में कार्यपालिका की सारी शक्तियाँ ले गया। यानी कि 1999 में जब परवेज मुशर्रफ को हटाकर इसका परवेज मुशर्रफ ने तख्ता पलटा वो कर दिया था। और इसी तरीके से 2006 तक नेपाल के अंतर्गत जो राष्ट्रीय समाप्त करके लोकतंत्र है वो कायम कर दिया गया था। तो मुख्य तौर पर इसमें लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था है उसमें उतार चढ़ाव देखा है वो जा सकता है। 2008 में राजतंत्र को खत्म किया गया। नेपाल एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरा। बांग्लादेश और भारत के अनुभव के आधार पर हम कह सकते हैं कि पूरे दक्षिण एशिया में लोकतंत्र एक स्वीकृत मूल्य बन चुका है। यानी कि प्रमुख रूप से अगर देखा जाता है नेपाल और श्रीलंका के मामले में तो 2006 और 8 के बाद में यहाँ की जो शासन व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक तरीके से कायम है वो रही है। दक्षिण एशिया के 2 सबसे बड़े देशों में भी ऐसे 2 बदलाव की बहार बही रही है। भूटान में 2008 में संवैधानिक राजतंत्र बन गया था। यानी कि भूटान की मुख्य तौर पर बात की जाती है 2008 में ये संवैधानिक राजतंत्र है वो बन गया था। मुख्य रूप से इसमें राजतंत्र की स्थापना है वो हो गई थी। राजतंत्र के नेतृत्व में यह बहुदलीय लोकतंत्र के रूप में उभरा। यानी कि इसमें जो स्थापना की गई थी वो बहुदलीय रूप में स्थापना है वो इंगित की गई, जैसा कि आपने +1 के पॉलिटिकल चैप्टर के अंदर हमने इसके बारे में डिटेल से आप पढ़ चुके हो। यह देश मालदीव 1968 तक सल्तनत हुआ करता था। 1968 में यह गणतंत्र बना और यहाँ शासन की आध्यात्मिक शासन प्रणाली थी वो अपनाई गई। तो दूसरे द्वीपीय देश की अगर बात की जाती है तो मालदीव है, जहाँ पर लगभग 1968 तक लगभग राजवंश का शासन है वो रहा था। उसके बाद में यह गणतंत्र देश है वो बना था और यहाँ पर आध्यात्मिक शासन प्रणाली थी वो अपनाई गई थी। 2005 के जून में मालदीव की संसद में बहुदलीय शासन प्रणाली को अपनाने के पक्ष में एकमत से मतदान किया। मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी का एक देश के राजनीतिक मामले में 2 बार आता। MDP ने 2018 में चुनाव में जीत हासिल की थी। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के अलावा 2005 में यहाँ बहुदलीय प्रणाली को अपनाई गई थी। यानी कि एक से ज़्यादा दल प्रणाली भी पॉलिटिकल पार्टी या राजनीतिक कार्य के अंदर जो एक्टिव है वो रह सकते हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत एक ही जो पार्टी सिस्टम की जो जो कार्य प्रणाली है वो जीवंत है वो रहती है। दक्षिण एशिया में लोकतंत्र का रिकॉर्ड मिला जुला रहा है। इसके बावजूद दक्षिण एशिया देशों की जनता लोकतंत्र की आकांक्षाओं में सहभागी, यानी कि पूरी तरह से ये हमारी दक्षिण एशिया के जो देश है वो लोकतंत्र के सहभागी है वो एक्टिवेट है वो माने जा सकते हैं। इस क्षेत्र के 5 बड़े देशों में हाल ही में एक सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण में यह बात जाहिर हुई कि इन 5 देशों में लोकतंत्र को व्यापक जन समर्थन हासिल है वो हुआ था। तो जब सर्वे किया गया उसके अंदर ये सबसे प्रमुख रूप से माना गया कि 5 देशों के अंदर मुख्य रूप से यहाँ पे लोग जो जनता है वो जन समर्थन के आधार पर लोकतंत्र को कायम है वो रखना चाहते हैं। इन देशों में हर वर्ग और धर्म के आम नागरिकों लोकतंत्र को अच्छा मानते और प्रतिनिधित्व मूल लोकतंत्र की संस्थाओं का समर्थन वो करते हैं। यानी कि यहाँ की जनता के अंतर्गत मुख्य रूप से लोकतंत्र को प्रमुख है वो माना जाता है। इन देशों के लोगों की शासन की किसी भी प्रणाली की अपेक्षा लोकतंत्र को वरीयता देते हैं और मानते हैं कि उनके देशों के लिए लोकतंत्र ठीक है। यानी कि इन देशों के अलावा लोकतंत्र को सबसे प्रमुख है वो माना जा सकता है। ये निष्कर्ष बड़े महत्वपूर्ण है क्योंकि सब पहले से माना जाता रहा है कि लोकतंत्र सिर्फ विश्व के धनी देशों में पल्ला फूल सकता है। इस लिहाज से देखें तो दक्षिण एशिया के लोकतंत्र के अनुभव से लोकतंत्र की वैश्विक कल्पना का दायरा बढ़ा है। यानी कि जैसे जैसे समय के साथ विकास होता जा रहा है
दक्षिण एशिया के अंदर लोकतंत्र की सद्भावना और भावना को लेकर जो राजनीतिक प्रणाली है वो एक्टिव रूप से कार्य है वो कर रही है, यानी कि प्रमुख रूप से इसकी जो प्रणाली है वो दिनों हुई दिन दक्षिण एशिया के अंदर लोकतंत्र कायम करने के लिए व्यवस्था है वो अपनाई जा रही है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आज का लेक्चर। और आज का वीडियो लेक्चर बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव।